लगा दिया। अरे वाह, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का टॉपिक है आपका। दो तीन टॉपिक अभी से बच गए हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और इनसे और छोटे 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 इनसे टॉपिक जुड़े हुए हैं जो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अगर आप इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को नहीं समझते हो, अगर आप इकोनॉमिक्स में मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस को नहीं समझते हो, इसके बाद एक टॉपिक हमारा आएगा बजट, और इसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। ये चार टॉपिक जो है वो बहुत, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें समझना है। तो मनी, मुद्रा हमें पता है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे मुद्रा का मतलब क्या होता है। बैंकिंग हमें पता है क्या है, फाइनेंस क्या है, ये सारे वर्ड्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब क्या है। लेकिन इसकी जो शुरुआत करेंगे हम, वो शुरुआत करेंगे हम आरबीआई से। आरबीआई आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसको हम कई सेक्शन में पढ़ेंगे, जहां पर सबसे पहला पार्ट हमारा आरबीआई है, तो हम आरबीआई से इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी से डिफरेंट है, क्योंकि आगे जो टॉपिक हमारा है वो एनसीईआरटी में भी है चीजें, लेकिन थोड़ी सी छोटे फॉर्मेट में है, तो हमें उसे एनरिच करके पढ़ेंगे, समृद्ध बना के पढ़ेंगे एनसीईआरटी को। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। और ये हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमें जानना है कि सबसे पहले की चीज क्या होती है किसी चीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वो क्या है, वो चीज क्या है, जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं वो चीज क्या है। तो क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओरिजिन, इसका जन्म कैसे हुआ, स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे बना हुआ है, और यह कार्य कैसे करता है। इतनी चीजें हमें पढ़ना है। मतलब आरबीआई का मतलब क्या है, आरबीआई का ओरिजिन कैसे हुआ, आरबीआई का जन्म कैसे हुआ, ये इसके अंदर बनावट कैसी है, इसकी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर का मतलब हो गया संरचना, और ये कार्य क्या क्या करता है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इससे इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई क्या है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है आपके लिए कि आप इसे, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसे हमें मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाता है आरबीआई क्या है, तो आप सीधा कहोगे कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है ना, एक सेंट्रल बैंक है, भारत का एक सेंट्रल बैंक है, जो बैंकिंग की तरह काम नहीं करता है, बैंक की तरह काम नहीं करता है, ध्यान रखना है। एक है, हमसे पूछा जाता है कि एक बैंक तो हमारा एसबीआई भी है, एक बैंक हमारा आरबीआई भी है, तो एसबीआई और आरबीआई में क्या डिफरेंस है। तो एसबीआई की डीलिंग किसके साथ होती है, पब्लिक के साथ होती है, डायरेक्ट। जो बैंक होते हैं वो बैंक की डीलिंग डायरेक्टली पब्लिक के साथ होती है। हम उसमें पैसे जमा कर सकते हैं, हम उनमें से पैसे निकाल सकते हैं, वो हमें ऋण दे सकता है, वगैरह वगैरह कई सारे काम करते हैं। लेकिन आरबीआई के साथ पब्लिक की कोई डीलिंग नहीं होती है। इसलिए हम कहेंगे कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, लेकिन वह सामान्य बैंक की तरह वर्क नहीं करता है, उसके वर्क डिफरेंट है। वो है तो बैंक ही, हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, तो नाम के साथ तो बैंक लगा हुआ है। आरबीआई क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है, लेकिन वह अन्य बैंकों से अलग है, वो अन्य बैंकों के साथ की तरह काम नहीं करता है। कैसे, अन्य बैंक जो होते हैं वो पब्लिक के साथ डीलिंग करता है, लेकिन आरबीआई का पब्लिक के साथ कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती है पब्लिक के साथ, ठीक है। तो यहां पर देखो आप, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई भी कहते हैं, इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मीनिंग इट इज एपेक्स बॉडी इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। उन चीजों को जो मैंने यहां पर लिखा है, उन चीजों को थोड़ा थोड़ा आप, हर एक वर्ड को हमें समझना है, और ये थोड़ा सा हम धीरे धीरे इसे समझेंगे ताकि हमें कोई मुश्किल ना आए, हमें कोई दिक्कत ना आए। तो क्या है देखो, इसे हम आरबीआई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत का केंद्रीय बैंक है, और मीनिंग इट इज द अपेक्स बॉडी इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यह भारतीय वित्तीय मामलों में सबसे ऊंची बॉडी है, सबसे ऊपर की बॉडी है। जैसे भारतीय न्यायिक संस्था में सबसे ऊपर की बॉडी क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट। जैसे भारतीय कार्यपालिका में सबसे ऊपर की बॉडी क्या होगी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी तो कार्यपालिका की तरह काम करते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है, ये अपेक्स बॉडी, हिंदी में भी वही लिखा है, यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय नहीं, यह भारतीय वित्तीय प्रणाली की सर्वोच्च निकाय, ठीक है। आगे देखो, इट इज ओन्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये लिखा हुआ है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में काम करता है, ओके। इट एक्ट्स एज रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करता है, किसे करता है, देश के कई सारे फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करता है, वित्तीय मामलों को रेगुलेट करता है। तो हम सिंपल समझो, बाजार में कितना पैसा रहना चाहिए और कितना नहीं रहना चाहिए, यह डिसाइड करने का काम आरबीआई का है। बाजार, देश क्या है, बाजार की तरह, मार्केट है एक, आ जाओ।
देश के अंदर पैसे को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। तो ये यहां पर कह रहा है इट एक्ट्स एज रेगुलेटरी बॉडी, यह नियंत्रक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, भारतीय जो बैंकिंग सिस्टम है उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। एज वेल एज कंट्रोल, नियंत्रित करता है, इशुइंग एंड मेंटेनिंग मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी, पैसे छापता है, छापने की जिम्मेदारी, कितने पैसे छापने हैं उसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी, और बाजार में कितने पैसे होने चाहिए उसकी जिम्मेदारी, ये सारी की सारी आरबीआई के पास है। सिंपल समझ लो, सिंपल समझ लो, पैसे छापना, पैसे को बाजार में देना, पैसे को बाजार से निकालना, बैंकिंग को कंट्रोल करना, इस तरह की कई सारी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारत का केंद्रीय बैंक है। और किस तरह के काम करता है, ये आगे जब आप इसके काम पढ़ोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये किस किस तरह के काम कर सकता है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि ये क्या है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका दूसरा सेक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्य। टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, बैंक नोट छापना और उसे नियंत्रित करना, नोट जो आपके पास होते हैं पैसे, है ना, उनको छापना और उसे नियंत्रित करना। टू मेंटेन रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, देखो ये सब छोटे छोटे वर्ड हैं जिन्हें हमें समझना है। मौद्रिक, इसे हम कहते हैं मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मतलब हो गया मौद्रिक स्थायित्व। मौद्रिक स्थायित्व का मतलब क्या हो गया? मुद्रा का स्थायित्व। मुद्रा है ना, बहुत खतरनाक है ना। मुद्रा के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, वो बहुत मुद्रा के लिए हमेशा वर्ड यूज किया जाता है लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? लिक्विड को आप हाथ में बंद करके नहीं रख सकते हो। ठोस है तो हाथ में बंद करके रख सकते हो, लेकिन लिक्विड को आप हाथ में बंद करके, मतलब आप उसे छू सकते हो, है ना। अब मुद्रा को हम गैस क्यों नहीं कहते हैं? गैस को तो हम छू भी नहीं सकते, है ना। तो मुद्रा के लिए लिक्विड वर्ड ही क्यों यूज किया जाता है? जैसे कहा जाता है लिक्विडिटी, मुद्रा के लिए तरलता, तो मुद्रा के लिए तरल है कि हम उसे छू सकते हैं, पैसे को हम छू सकते हैं, लेकिन हम उसे होल्ड नहीं। हम जैसे कहते हैं कि आपके पास 100 रुपए का नोट है, आप पकड़ के रख सकते हो, लेकिन वो आपके पकड़ में कितने दिन रहेगा? नहीं रहेगा आपके पकड़ में। आप उसे पकड़ के रखोगे तो वो मुद्रा अपना काम ही नहीं कर पाएगा सही तरीके से। तो क्या है उसके लिए लिक्विड वर्क, मतलब आप उसे फ्री छोड़ दो बहने के लिए, मूवमेंट के लिए, तो वो अपना काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो आप उसे टच कर सकते हो, आप उसे पकड़ सकते हो, लेकिन आप बांध के नहीं रख सकते हो उसे। तो इसलिए मुद्रा के लिए लिक्विडिटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तरलता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुद्रा बाजार में कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये सारी की सारी जिम्मेदारी आरबीआई की है। और मुद्रा को अगर हम, जैसे मुद्रा है ना, अगर उसे नियंत्रित करने की जरूरत होती है, जैसे घर में एक बच्चा है, उस बच्चे को आपको क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है, नहीं तो वो क्या करेगा? उटपटांग हरकत करेगा। तो उसी तरह से मुद्रा को नियंत्रित करना पड़ता है, नहीं तो वो उटपटांग, जैसे देखो किसी के पास अचानक बहुत पैसे आ जाते हैं तो पगलाया हुआ फिरता है ना। तो वो व्यक्ति की कमी नहीं है, व्यक्ति की दिक्कत नहीं है, वो उस पैसे की दिक्कत है। तो मुद्रा अलग से गुण दिखाता है। तो क्या होता है? मुद्रा को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। और नियंत्रित क्यों करते हैं? क्योंकि मुद्रा में एक स्टेबिलिटी आ जाए, स्थायित्व आ जाए। अस्थायित्व का मतलब क्या हो जाता है कि वो मतलब किसी को परेशान ना करे, इसको हम कहते हैं अस्थायित्व। जैसे आपके पास, किसी के पास बहुत पैसे आ गए और वो उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है तो वो पगलाएगा नहीं, लेकिन अगर वो इस्तेमाल करना नहीं जानता है तो वो क्या करेगा? पगला सा जाएगा, है ना। तो उसी तरह से क्या होता है, अगर वो पगलाया हुआ बिहेव कर रहा है तो क्या कहते हैं? हम कहेंगे उसके अंदर अस्थायित्व नहीं है। तो ये हमारा वर्ड है मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मतलब हो गया मुद्रा के अंदर स्थायित्व को बनाए रखने की कोशिश करता है, बाजार के अंदर मुद्रा की स्थिरता को बनाए रखने की कोशिश करता है। ज्यादा मुद्रा होगा बाजार के अंदर, वो दिक्कत, कम मुद्रा होगा बाजार के अंदर, वो दिक्कत। तो ये सारी की सारी चीजें कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है। टू ऑपरेट द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, मतलब आप इसे ऐसे समझ लो कि बाजार में कितना ऋण देना है, कितना ऋण नहीं देना है, ये सारी जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। ऋण पर कितना ब्याज रखना है, कितना नहीं रखना है, ये सारा का सारा काम वो करता है आरबीआई। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, ये सब देखो, ये सारे जो वर्ड मैंने यहां लिखे हैं ना, ये सब बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड के वर्ड्स हैं, जो बिल्कुल मतलब आप समझ लो कि यूपीएससी स्टैंडर्ड के वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पर लिखे, जो प्रीलिम्स और मेंस में कहीं पर भी आपको नीड इनकी हो सकती है, कहीं पर भी आपको जरूरत हो सकती है। तो आप पूरा जब आरबीआई पढ़ लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ सकते हो अपने आप। ये कह रहा है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, टमाटर का प्राइस, क्या मूल्य कभी 100 रुपए पहुंच जाए, कभी 50 रुपए पहुंच जाए, फिर बढ़ के 80 रुपए पहुंच जाए, फिर बढ़ के 40 रुपए पहुंच जाए, तो क्या कहते हैं हम? टमाटर की कीमत अनस्टेबल है।
है ना। तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना अनस्टेबल। आज मार्केट में जाए तो 100 रुपए हो गया, कल मार्केट में जाए तो 40 रुपए हो गया। अगर 100 रुपए हो गया तो हमें दिक्कत, 40 रुपए हो गया तो जो जाता है उसको दिक्कत, है ना, उसको सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी। तो ये अच्छा नहीं होता है बाजार के लिए। अगर प्राइस, मुद्रा की वैल्यू अगर फ्लक्चुएट करती रहेगी बहुत अस्त व्यस्त तरीके से, तो वह बाजार के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे ग्रोथ प्रभावित होती है, विकास प्रभावित होती है। जैसे मैंने क्या कहा, वैल्यू बढ़ गई तो खरीदने वाला थोड़ा कम खरीदेगा, है ना। आप बाजार जाते हो, अचानक सुनोगे आप 200 किलो रुपए किलो टमाटर हो गया, तो आप क्या करोगे, चल भाई इस बार आधा किलो दे दे, है ना। तो क्या होगा, बिक्री कम हो जाएगी। और अगर 100 रुपए की जगह पर 50 रुपए हो गया, तो आप सोचोगे कि भाई साहब इतना, है ना, चलो 2 किलो खरीद लेते हैं। लेकिन जो आप 2 किलो खरीद रहे हो, इससे 2 किलो की बिक्री तो हुई है, लेकिन क्या उपजाने वाले को कोई फायदा हुआ है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो प्राइस फ्लक्चुएशन मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, इससे विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो प्राइस फ्लक्चुएशन बाजार में नहीं होना चाहिए, यह भी जिम्मेदारी। अब टमाटर, मैंने टमाटर एग्जांपल दिया, टमाटर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, ये आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आरबीआई की जिम्मेदारी क्या है, मुद्रा के कॉन्टेक्स्ट में। मुद्रा की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, कभी बढ़ के कुछ हो जाती है, कभी गिर के कुछ हो जाती है ना। जैसे मैंने क्या कहा आपको, एक दिन मैंने आपको समझाया था, मुद्रा जो है उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कैसे करेगी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, है ना। अगर वो किसी वस्तु की, इस वस्तु की कीमत बढ़ गई तो मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, है ना। ध्यान रखना, दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। वस्तु की कीमत बढ़ जाने से मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है ना भाई, अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि बस ये मैं बहुत धीरे चल लूंगा, क्योंकि ये टर्म समझाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे समझोगे तभी काम करेगा, ये नहीं तो नहीं काम करेगा। मैं एक दिन में 5 ही लाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन समझना, ये टॉपिक इसलिए मैंने जानबूझ के रखा है कि थोड़ा सा धीरे धीरे इसको चलाऊंगा। मुद्रा और वस्तु, ये वस्तु आज 100 रुपए में मिल रही है, कल को ये मिलेगी 150 रुपए में। मतलब कि इसी चीज को खरीदने के लिए जहां मैं आज 100 रुपए देता था, वहां मैं कल 150 रुपए दे रहा हूं। तो इसका मतलब है मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। 100 रुपए देके खरीद रहा हूं, कल 150 देके खरीदूंगा, तो मुद्रा की वैल्यू कम हो गई ना। तो वैल्यू कम हो गई, तो वस्तु की कीमत बढ़ने से मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। वस्तु की कीमत घटने से मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये एक ऑर्डर में हो, धीरे धीरे हो, तो बाजार के लिए अच्छा होता है। अब समझ लो, इसकी कीमत 100 रुपए है, अब बढ़ के अचानक 1000 हो जाए, तो ये बाजार के लिए अच्छा नहीं है। इसे हम कहते हैं इनस्टेबल मार्केट, मतलब बाजार अस्थायी है। तो इस चीज की स्थायित्व को बनाए रखने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। इसकी कीमत कितनी होगी, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस तरह से काम करती है। लेकिन और भी कई सारी चीजें ऐसी है जिनसे आपको आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कभी कभी क्या होता है कि इसकी वस्तु की कीमत तो नहीं बढ़ती है, लेकिन अपने आप मुद्रा की कीमत गिर जाती है। वो भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अगर किसी रीजन से मुद्रा की कीमत गिर गई, तो अपने आप इसकी वस्तु की कीमत बढ़ गई, है ना। इनको जितना ज्यादा, ये टॉपिक ऐसा है, बिल्कुल साइंटिफिक टॉपिक है। आप जितना ज्यादा इसको सोचोगे, जितना ज्यादा समझोगे, उतना ज्यादा आप इसे एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो नहीं कर पाओगे, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। इनको अच्छे से समझने की, जो एक एक लाइन में आपको समझाता हूं, जहां पर भी दिक्कत हो मुझे तुरंत रोक के पूछ लेना कि यहां पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो क्या है, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, मुद्रा की स्थिरता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत की स्थायित्व। कीमत बहुत ज्यादा बढ़ना, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि कीमत का बढ़ना अच्छा है या बुरा है। आप बोलोगे अगर स्थिर रेट से बढ़ रहा है तो अच्छा है, और अगर बहुत तेजी से बढ़ गया तो नॉट अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस स्टेबिलिटी। ग्रोथ के लिए इसे क्या, किसी से जोड़ा जा रहा है, ग्रोथ से जोड़ा जा रहा है। आप धीरे धीरे जब इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे प्राइस स्टेबिलिटी का संबंध ग्रोथ से होता है ना। कीमत स्थिरता का संबंध विकास से होता है, ठीक है। हमें यह समझना है, हमने देखा कि आरबीआई क्या है और आरबीआई का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया आरबीआई, हमने क्यों बनाया, ठीक है। चले आगे, ओके। कहां गया, देखो अब यहां पर एक टॉपिक है, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। हिस्ट्री ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, ठीक है। ये पहले हमें जानना है कि हमने ये तो जान लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो ये सब काम कर रहा है। अब हमें इसके जरा हिस्ट्री पे जाना है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना। तो सिंपल है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। 1926 में एक कमीशन अपॉइंट किया गया, जिसका कहना था कि एक होनी चाहिए, ऐसी संस्था होनी चाहिए जो बाजार को इस तरह से नियंत्रित करे। इसे हम कहते हैं हिल्टन यंग कमीशन। 1926 में एक कमीशन बनाया गया जिसे हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं, ब्रिटिश पीरियड है ना, तो उसको हम कह देते हैं रॉयल कमीशन। तो ये रॉयल कमीशन
on Indian currency and finance, also known as the Hilton-Young Commission, recommended setting up a central bank for India. Simple. हिल्टन यंग कमीशन को हमने 1926 में अपॉइंट किया ब्रिटिश पीरियड में, जिसका कहना था कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। ओके, ठीक है। 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो उस समय की असेंबली होती थी जो कानून वानून बनाती थी, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, कानून बनाने वाली। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन एंड उन्होंने क्या किया, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और पास द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उन्होंने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया 1934 में, व्हिच प्रोवाइड्स द स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर द फंक्शन ऑफ द बैंक। उन्होंने एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जिसके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1935 में, ठीक है। 1934 में, 1926 में वो एक्ट पास किया गया, 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, 1926 में वो हिल्टन यंग कमीशन बना, 1934 में उसकी रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई, है ना। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, उस समय कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, एंड कमेंस इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935। कलकत्ता में इसकी जब स्थापना की गई थी तो कलकत्ता में, बाद में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, है ना। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई और इसने 1 अप्रैल 1935 से काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके, 1935 में, 1937 में द आरबीआई वाज परमानेंटली मूव्ड फ्रॉम कलकत्ता टू मुंबई। 1937 में वो मुंबई शिफ्ट हो गया, वेयर इट्स करेंट सेंट्रल ऑफिस इज लोकेटेड, जहां पर आज इसका मुख्य ऑफिस है ना। आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई का मुख्य ऑफिस कहाँ है, तो हेड ब्रांच कहाँ है, तो मुंबई में। लेकिन जब एस्टैब्लिश हुआ था तो कहाँ बनाया गया था, कोलकाता में रखा गया था। ओके, 1949 में, इन 1949 द आरबीआई व्हिच वाज हेल्ड बाय प्राइवेट स्टेक होल्डर्स टिल नाउ वाज, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसे रख दिया क्योंकि आगे मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। फिर 1949 में क्या हुआ कि 1949 में इसका क्या किया गया। अभी देखो एक चीज ध्यान रखना है, जब ये आरबीआई बनी है 1935 में, तो उस समय यह प्राइवेट ओन्ड है, प्राइवेट संस्था है ना। बनाया तो गया है देश को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन है एक प्राइवेट संस्था। और 1949 में स्वतंत्रता के पश्चात, जब कब हुए थे स्वतंत्र, 47 में हुए थे ना, तो 1947 में जब ब्रिटेन की सरकार यहां से हमें स्वतंत्र करके चली गई थी, तो 1949 में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि अब वह प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, अब वह गवर्नमेंट की कंपनी हो जाएगी, गवर्नमेंट की हो जाएगी, ठीक है। तो 1949 में हमने इसे क्या किया, नेशनलाइज कर दिया। तो यही है हमारा यहाँ पर नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको मैं बाद में करवाऊंगा, पहले ये करवा देता हूं। तो वही सारी चीजें हैं इसमें, वो जो अभी मैंने आपको समझाया है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब बनाया था तो प्राइवेट ओन्ड कंपनी थी, फिर बाद में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 पास किया, पार्लियामेंट के अंदर हमने एक एक्ट पास किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑनरशिप इसका नाम है, मतलब इसकी जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट से अब पब्लिक हो गई, सरकार की कंपनी हो गई है 1948 में, और इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग आरबीआई गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी हो गई, ठीक है, 1949 में। After nationalization in 1949, it emerged as the Central Bank of India and no longer remained a bank in the technical sense, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बन गया 1949 में, लेकिन इसे बैंक नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये बैंक की तरह वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। ये बन गया 1935 में बना, 1949 में हमने इसे नेशनलाइज कर दिया और फिर एक एक्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना है, एक एक्ट के अकॉर्डिंग हमने इसे किया था, नेशनलाइज कर दिया, और फिर ये अब एक केंद्रीय बैंक तो है लेकिन सामान्य बैंक की तरह काम नहीं करेगा, मतलब पब्लिक डीलिंग नहीं करेगा, सरकार के साथ जो भी ट्रांजैक्शन है इसके वो ये करेगा। ओके, अब देखो ये कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट हैं आपके पास, जैसे द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई वाज सर ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर एक ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ओरिजिन के थे, जिनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। ओके, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई वाज सीडी देशमुख। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे छोटे, मतलब आप यूपीएससी तो नहीं पूछती है, बट पीसीएस में या कुछ छोटे एग्जाम अगर आप देने के लिए चले जाओ तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। मनमोहन सिंह इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु टिल नाउ हैज आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है, ये भी हमें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। The emblem of the RBI is a tiger and a palm tree। कभी भी आरबीआई की फोटो बनी हुई होती है तो आप देखते हो वहां पर एक शेर होता है और एक पाम ट्री की फोटो बनी हुई होती है ना, कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। पहला गवर्नर कौन था, पहला भारतीय गवर्नर कौन था, और मनमोहन सिंह
जो प्रधानमंत्री भी थे वो आरबीआई के गवर्नर भी बने थे, और इसका एम्ब्लेम क्या है। ठीक है, ओके। हाँ हाँ बिल्कुल। बस मुझे भूल जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। नहीं, अब तो मैं वीडियो भी रेगुलर ही डाल दिया करता हूँ। हाँ, अब वो 1857 वाला रिवोल्ट वाला जो वीडियो है उसको मैंने मतलब कर दिया है, एडिट कर दिया है, और उसे आज डाल दूंगा मैं, वो भी आज डला जाएगा। ठीक है, अब जब हमने आरबीआई को स्टैब्लिश वगैरह करवा दिया, तो अब हम ये देख लेते हैं उसकी ब्रांचेज क्या क्या है ना। तो एक तो हमने सेंट्रल ऑफिस तो हमने देख ही लिया है ना, एक केंद्रीय ऑफिस है हमारा मुंबई में, है ना। उसके बाद जोनल ऑफिस ऑफ आरबीआई, सेंट्रल ऑफिस के अलावा जोनल ऑफिस। अब एक चीज हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो सेंट्रल ऑफिस है वहीं आरबीआई के गवर्नर जो है वो गवर्नर अपना बैठते हैं, गवर्नर और भी कौन कौन से हैं हम आगे देखेंगे, कौन कौन मेंबर होते हैं उनके, सब अपना मुंबई में, है ना, जुहू बीच के किनारे वो अपना बैठते हैं। तो जोनल ऑफिस, आरबीआई का 4 जोनल ऑफिस है, चारों मेन जो हमारा पार्ट है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई, 4 जोनल ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय, है ना। और रीजनल ऑफिस, आरबीआई के 22 रीजनल ऑफिस हैं। ध्यान रखना है, कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि आरबीआई के कितने रीजनल ऑफिस हैं, तो ध्यान रखना है इसको एक बार, बस जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो इसे एक बार करेक्ट कर लेना, है ना। क्योंकि ये कहा जाता है कि जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट की जो कैपिटल होती है इसका, उसमें इसका हेड ऑफिस होता है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 28, कभी कितने स्टेट हैं हमारे पास अभी 28। अच्छा, तो देख लेना आप एक बार, इसको क्रॉस चेक कर लेना, है ना, कितने हैं। और भी कई सारे, अगर आरबीआई को मन है कि कुछ ऐसे काम हमें करने हैं तो वो कहीं पर और भी अपना ऑफिस बना सकता है। ठीक है, तो आरबीआई क्या हो गया, एक तो सेंट्रल ऑफिस, दूसरा जोनल ऑफिस जोन, तीसरा रीजनल ऑफिस, और चौथा अगर आरबीआई को जरूरत है तो कहीं पर भी अपना एक ऑफिस बना के टेबल चेयर लगा के बैठ सकता है, आपको बिठा सकता है। ठीक है, संभावनाएं अनंत हैं, असीमित हैं। आरबीआई में भी वैकेंसी आती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई बना कैसे है, कौन कौन है इसके मेंबर, कौन कौन से हैं, ये भी तो जानना हमारे लिए जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, तो देखो बहुत अच्छी तरह से समझना है हमें इनको, इन चीजों को, कभी इससे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो आप वहां पर फिर कोई भी एक माइन्यूट सी गलती, समझो कि एक छोटी सी गलती आपको 1 साल पीछे कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, एक केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, सबसे ऊपर देखो एक केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जिसमें क्या है कि देखो जो केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें क्या होता है, इट इज अ 21 मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग द फॉलोइंग मेंबर्स। जो केंद्रीय संस्था है सबसे ऊपर वाला जो है उसमें 21 मेंबर होते हैं, टोटल 21 मेंबर होते हैं। अब 21 मेंबर कौन कौन से होते हैं, देखो द गवर्नर, अब 21 मेंबर को आप ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में डिवाइड कर सकते हो, है ना। इसे हम कहते हैं आधिकारिक और गैर आधिकारिक। जो केंद्रीय संरचना है, रिजर्व बैंक की जो केंद्रीय संरचना है, उस केंद्रीय संरचना में मतलब जो मुंबई में बैठने वाले लोग हैं उसमें 21 सदस्य होते हैं। 21 सदस्य को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक आधिकारिक मतलब सरकारी और दूसरे गैर सरकारी। ठीक है, जब हम इनकी बात करें सबसे पहले ऑफिशियल डायरेक्टर्स, तो इसमें क्या होता है, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो एक उसका गवर्नर होता है। एक चीज ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है कि गवर्नर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, या इसके मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति कहा जाता है जिसे वित्त का ज्ञान है वो इस पद पर अपॉइंट हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे वित्तीय मामलों का, सरकार को लगता है इसे वित्तीय मामलों का ज्ञान है, वो इस पद पर अपॉइंट हो सकता है। और सामान्यतः इसमें ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट किया जाता है, जैसे आईएएस जो होते हैं, सीनियर आईएएस जो होते हैं, उनको इस जगह पर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन कोई भी हो सकता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो तो कोई आईएएस आईपीएस थे नहीं, फिर भी उनको अपॉइंट किया गया था। इस तरह के कई सारे लोग होते हैं जिनको इस पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है। तो गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स। ठीक है, मतलब 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, 4 डिप्टी गवर्नर से ज्यादा नहीं हो सकते। ये सुधार, ये बाद में चेंज किया गया, पहले ऐसी चीज नहीं होती थी, लेकिन जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो अभी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो एक गवर्नर होंगे और 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, मतलब 4 की जगह 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। फॉर अ टेन्योर ऑफ नॉट मोर देन 5 ईयर्स, है ना, इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, एक ऑफिशियल जो सबसे ऊपर वाली बॉडी है उसमें 5 लोग होंगे, एक गवर्नर, सॉरी 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए ना, 4 1 5 हो गए, तो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, ये ऑफिशियल मेंबर हो गए। उसके अलावा टोटल हमें कितना करना है, 21 करना है ना। उसके अलावा देखो 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
10 ऐसे लोग होंगे जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, ध्यान रखना है, नॉमिनेट करेगी। नॉमिनेट समझते हो ना आप, मनोनीत करेगी, मनोनीत करेगी फॉर अ टेन्योर ऑफ 4 इयर्स। इसी के लिए बहुत बवाल मचा था, कैसे के लिए कहते थे, बीच में ऐसी बात आ रही थी कि आरबीआई को सरकार कंट्रोल करना चाहती है। कभी भी ऐसा कहते हैं लोग कि जब किसी संस्थान में नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या बढ़ जाए, और नॉमिनेट कौन कर रहा है, कर रहा है सरकार, तो इसका मतलब होता है कि सरकारी नियंत्रण का बढ़ जाना, ऐसा कहते हैं लोग। क्या सच है क्या झूठ है, ये जब आप अंदर कभी आरबीआई के गवर्नर बन जाओगे तो आपको पता चलेगा, है ना। आप भगवान करे आप आरबीआई के गवर्नर बन जाओ कल ही, तो आके मुझे न्यूज देना कि होता क्या है अंदर में, ठीक है। तो 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, 4 डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 10 कहां से आएंगे, तो 4 जोनल ऑफिस है वहां से आएंगे, 4 जोनल ऑफिस से आएंगे, एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 सरकारी अधिकारी होंगे, है ना। 10 डायरेक्टर फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, ये अलग अलग फील्ड से आएंगे, 4 जोनल ऑफिस से आएंगे, और 2 सरकारी व्यक्ति होंगे। तो कितने हो गए, 10 4 14, 2 16 और 5 21। तो क्या बन गई, 21 सदस्यीय केंद्रीय समिति बन गई, केंद्रीय बोर्ड बन गया, ठीक है। तो ये 21 लोग हो गए, टोटल 21 हो गए। उसके बाद जो लोकल बोर्ड्स होते हैं हमारे पास, उनमें एक देखा ना आपने, ऊपर वाला बोर्ड होता है, दूसरा जोनल होता है, तीसरा रीजनल होता है, तो सब में तो मेंबर्स होंगे ना। तो सामान्यतः हम ऊपर वाले को हमने देख लिया, फिर एक जोनल वाले को देख लेते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं, उतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो ऊपर वाले में हमने देख लिया 21 मेंबर हो गए, है ना। एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 डिफरेंट फील्ड से मनोनीत, 4 रीजनल बॉडी से आएंगे, जोनल बॉडी से, और ऑफिसर 2 गवर्नमेंट ऑफिसर हो जाएंगे, तो वो हो गए 21। अब हम आ जाते हैं जोनल ऑफिस में, लोकल बोर्ड्स। The 4 zonal offices of the Reserve Bank of India are controlled by local board for each। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के चारों क्षेत्रीय कार्यालयों का नियंत्रण प्रत्येक के लिए एक स्थानीय बोर्ड द्वारा किया जाता है। इनमें से प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं जो क्षेत्रीय हितों, मतलब आप समझ लो कि जो जोनल ऑफिस होता है उसको नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड होता है। हर एक जोन में जो ऑफिस होता है उसको नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड होता है, जिस बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं। अब वो 5 सदस्य कहां से आएंगे, यहां पर लिखा हुआ है, जो रीजनल, जिनके पास ज्ञान होता है, जो सहकारी, है ना, संस्थानों से आते हैं। सरकारी संस्थान, कोऑपरेटिव सिस्टम क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, कोऑपरेटिव सिस्टम से आते हैं, और भी अलग अलग जगह से आते हैं। तो 5 सदस्यों की टीम जो होती है वो जोनल ऑफिस को नियंत्रित करती है, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को 21 सदस्यों की टीम, जोनल ऑफिस को 5 सदस्यों की टीम नियंत्रित करती है। तो ये क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है। इन तरीकों से मिलकर हमारा आरबीआई काम करता है, बना हुआ होता है, ठीक है। क्लियर है, चलो। अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, पैसे छापना। सोचो कभी आप आरबीआई के गवर्नर बन जाओ, इतने पैसे छापने पड़ेंगे आपको, छपाने पड़ेंगे, पैसे देख देख के आप खुश हो जाओगे। चलो, तो इसका मेन काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है करेंसी नोट छापना। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहां पर हम काम के बारे में तो आगे पढ़ेंगे, करेंसी मतलब पैसे कहां कहां छपते हैं, टकसाल कहां कहां पर है ना, जहां पर पैसे छपते हैं उन्हें हम कहते हैं टकसाल, इंग्लिश में हम कहते हैं मिंट। तो कहां कहां पर पैसे छपते हैं, आप छापा मार सकते हो वहां पर जाकर, है ना, लूट सकते हो उस जगह को जाकर, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन 4 प्रेसेस इन इंडिया। करेंसी नोट जो होते हैं वो 4 जगह पर छपते हैं, नासिक, देवास, मैसूर एंड सालबोनी, ठीक है। यहां पर करेंसी नोट आपके छप गए, कभी मौका मिले तो आप घूम के देखो जाओ। ऑफ दीज नासिक एंड देवास प्रेसेस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नासिक और देवास वाले जो प्रेस हैं वो सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियंत्रण में है। वेयरएज मैसूर एंड सालबोनी प्रेसेस आर ओन्ड बाय द आरबीआई थ्रू इट्स होली ओन्ड सब्सिडियरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। बाकी जो दोनों बॉडी है, जो दोनों है वो आरबीआई के ओन में है, पर आरबीआई इतना काम खुद तो कर नहीं सकती है, तो उसने अपनी एक अलग बॉडी बना दी, जो उसकी क्या कहते हैं हम, सब्सिडियरी बॉडी कहते हैं, उसकी सहायक कहते हैं, उसके अधीन कहते हैं बॉडी होती है। क्या नाम है उसका, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, ठीक है। तो कभी इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि भारतीय नोट वगैरह 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 जो भी नाम है, बड़ा सा नाम, ये क्या है, तो आप बता सकते हो, ये है कि नहीं। तो ये कर दिया। अब आगे चलो, यहां पर तो आपकी करेंसी छप गए, है ना, करेंसी नोट्स आ गए। अब आप सिक्के भी तो बनाओगे, है ना, सिक्के भी बना लो, जरूरत हो जाती है। तो क्वाइंस आर मिंटेड इन 4 मिंट्स लोकेटेड इन मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता एंड नोएडा। जो क्वाइंस होते हैं, जो सिक्के होते हैं, वो 4 केंद्रों पर बनाए जाते हैं, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता एंड नोएडा। ऑल ऑफ द 4 मिंट्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है, ये चारों के चारों भारत सरकार के नियंत्रण में है,
वहां वाले 2 भारत सरकार के नियंत्रण में है और 2 आरबीआई के नियंत्रण में, यहां वाले चारों के 4 भारत सरकार के नियंत्रण में है। एज पर द इंडियन कॉइनेज एक्ट ऑफ 1906 कॉइन्स कैन बी इशूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ 1000 रुपए तक के कॉइन सरकार छाप सकती है, और करेंसी नोट्स में 10,000 रुपए तक के करेंसी नोट्स छाप सकती है। वो सरकार की अपना मन है कि एक नोट छाप दिया 10,000 रुपए का, एक सिक्का बना दिया 1,000 रुपए का, है ना, बना सकती है सरकार। लेकिन वो भी ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना सकती है, उसके लिए भी एक्ट पास करना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है ना। द इंडियन कॉइनेज एक्ट ऑफ 1906, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, इंडियन कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग ये, और आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अकॉर्डिंग 10,000 रुपए तक। ठीक है, इतना आपके पास जिम्मेदारी है कि आप कर सकते हो। ओके, चलो अब सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारा यहां पर, जिसे हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम क्या क्या हैं, फंक्शंस। ठीक है, अब देखो देखो कुछ वर्ड्स है जो यहां पर आपको इसे अच्छी तरह से समझना है, जो मैंने आपको स्टार्ट में भी समझाया हुआ है थोड़ा थोड़ा, अभी फिर से एक बार हम इसे देख लेते हैं। मॉनेटरी फंक्शन, मौद्रिक कार्य। ठीक है, मौद्रिक कार्य ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले यहां पर क्या है हमारा फंक्शंस की, जब हम बात करेंगे तो पहला फंक्शन हमारा आ जाएगा मॉनेटरी फंक्शन। मॉनेटरी फंक्शन का मतलब हो गया मुद्रा से रिलेटेड जो काम होता है उसे हम कहते हैं मॉनेटरी, मुद्रा से संबंधित कार्य, मॉनेटरी। तो मॉनेटरी फंक्शन की बात करते हो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो दोज फंक्शंस व्हिच आर कंसर्न विद मनी एंड मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री, इन द कंट्री। जब भी आरबीआई के मौद्रिक कार्य की बात करेंगे तो मौद्रिक कार्य में मुद्रा और मुद्रा की आपूर्ति, है ना, क्या आ जाएगा, मुद्रा और मुद्रा की आपूर्ति इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा और मुद्रा की आपूर्ति। ध्यान रखना है, आपूर्ति में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अस्थायित्व आना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो कैसे करता है, तो पहला चीज क्या है मॉनेटरी पॉलिसी में, क्या है पहली चीज, इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स। अभी हमने देखा बैंक नोट इशू करने की जिम्मेदारी इसी की होती है ना, बैंक नोट यही करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स एक्सेप्ट ऑफ 1 रुपीज नोट्स एंड क्वाइंस। ध्यान रखना है कि 1 रुपए के नोट और सिक्के को छोड़कर जितने भी पैसे छपते हैं उस पे आरबीआई की मोनोपोली होती है, मतलब काम आरबीआई ही कर सकता है, सरकार नहीं करती है। 1 रुपए के नोट और सिक्के ये सरकार करती है, ठीक है, ये काम सरकार का है। तो क्या कहते हैं हम आरबीआई के, हम फंक्शन को देख रहे हैं, पहला फंक्शन क्या है हमारा, मॉनेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी फंक्शन। तो मॉनेटरी फंक्शन मुद्रा से संबंधित कार्य में, तो पहला क्या हो गया, मुद्रा छापना, पहला काम हो गया मुद्रा छापना। तो मुद्रा छापने में क्या करता है, सारे पैसे वही छापता है, सिर्फ 1 रुपए के नोट्स और करेंसी को छोड़कर। ठीक है, देखो द 1 रुपी नोट्स एंड द कॉइन्स ऑल डिनोमिनेशन आर मिंटेड एंड इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट द आरबीआई। ठीक है, हमने पहले ही देख लिया, 1 रुपए के नोट्स और सिक्के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, बट दे आर सर्कुलेटेड बाय आरबीआई। ध्यान रखना है, छापने का काम तो नहीं करती है, लेकिन बाजार में कितने होंगे ये ध्यान रखने का काम आरबीआई का होगा। तो सर्कुलेटेड बाय द आरबीआई। ठीक है, अच्छा, द आरबीआई इश्यूज करेंसी नोट्स अंडर अ सिस्टम कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। आरबीआई जो पैसे छापती है वह एक खास नियम के अकॉर्डिंग छापती है, जिसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये आगे मैं बताऊंगा आपको क्या है। ठीक है, तो आरबीआई का पहला काम क्या हो गया, पैसे छापना। पैसे छापना, तो आरबीआई 1 रुपए के करेंसी और नोट्स सिक्के को छोड़कर सारे पैसे छापती है। 1 रुपए के सिक्के और करेंसी कौन छापता है, सरकार छापती है, लेकिन उसको सर्कुलेट करने का काम किसका होता है। ठीक है, ओके, चलो अब देखो दूसरा काम क्या है इसका, ये बहुत ध्यान से रखना है, आपको पढ़ना है। कभी भी मेंस में लिखोगे तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, प्रीलिम्स में एक एक स्टेटमेंट उठा के डाल देगा, एक एक स्टेटमेंट। यहां पर जितनी भी चीजें लिखी हुई है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई और एग्जाम भी अगर आप देना चाहते हो उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं, बट थोड़ा सा डीपली नहीं आते हैं, थोड़ा सा बाहर बाहर से आते हैं। अब दूसरा काम क्या है इसका, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमारा बैंकर कौन होता है, छोटा छोटा बैंक, एसबीआई वगैरह वगैरह, लेकिन सरकार का बैंक कौन सा होगा, आरबीआई होगा। सरकार का बैंक एसबीआई नहीं होगा, सरकार का बैंक पीएनबी नहीं होगा, सरकार का बैंक कौन सा होगा, आरबीआई होगा। इसलिए इसे कहा जाता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट्स एज बैंकिंग एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। ध्यान रखना है, मतलब बैंकिंग एजेंट, सरकार को पैसे लेने हैं देने हैं तो बैंकिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। फाइनेंशियल एडवाइजर, सरकार को अगर कोई
वित्तीय सुझाव चाहिए तो फाइनेंशियल एडवाइजर वित्तीय सुझाव देने का काम करेगा। किसको किसको? सेंटर को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, किसी को भी चाहिए, केंद्र को चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए, देने का काम करेगा। ठीक है। मैनेज गवर्नमेंट्स अकाउंट एंड ट्रेजरीज, सरकार के अकाउंट और खातों को वो मैनेज करता है। ठीक है। कीप डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जो डिपॉजिट्स हैं उनको भी वो, सरकार अपने डिपॉजिट कहां रखेगी, कुछ रखना है। लेंड्स टू द गवर्नमेंट्स विदाउट एनी इंटरेस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, आप समझ लो कि सरकार को ये कर्ज देती है, सरकार को कभी जरूरत हुई भाई कुछ पैसे चाहिए तो कहां से लेगी, है ना, तो आरबीआई को कहती है भाई कुछ दे दो। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लेने पर सरकार लेती है, शॉर्ट टर्म के लिए लेती है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर सरकार ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो उस पर सरकार को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये है बाइज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द गवर्नमेंट्स बिहाफ। ऐसे कई बार क्या होता है कि सरकार को पैसे की जरूरत होती है, बहुत सारे पैसे की, छोटे मोटे की जरूरत होती है, आरबीआई से ले लेती है बहुत सारे, मान लो कि 200 करोड़ की जरूरत हो गई, तो सरकार क्या करेगी, सिक्योरिटीज अपना एक पेपर लेगी, उस पर ठप्पा मारेगी, लिख देगी 200 रुपए, और वो उसे, अब ये जो ठप्पा मार के 200 रुपए दिया है, अब वो उससे 200 रुपए कहीं से चाहिए, तो वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, उसमें कोई भी बंदा उसे खरीद सकता है, दुनिया का कोई भी बंदा उसे खरीद लेता है, वो क्या होता है, एक अच्छी सिक्योरिटी के रूप में काम करता है, आप भी खरीद सकते हो उसे, लेकिन क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है इसलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उसे खरीदते हैं। तो वो क्या करता है कि आरबीआई, सरकार क्या करती है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को देती है कि ले भाई 100 रुपए की सिक्योरिटी मैं तुम्हें दे रहा हूं, मुझे 100 रुपए दे दे। अब आरबीआई क्या करती है, उसको 100 रुपए दे देती है, लेकिन आरबीआई वो सिक्योरिटी रख के क्या करेगी, तो आरबीआई क्या करती है, वो सिक्योरिटीज मार्केट में डाल देती है, या नहीं डालने का मन है तो अपने पास रख लेती है ना। तो इस तरह से क्या है ये बाय एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटी किसको दी, आरबीआई को। अब आरबीआई मन हो तो अपने पास रखे, और अगर मन नहीं हो तो वो क्या करेगा, बाजार में उसे बेच सकता है, ले भाई मुझे पैसे दे दे, या अगर बाजार में सिक्योरिटी है पहले से तो वो उसे वो खरीद भी सकता है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है और खरीदता है। समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ में आई आपको, कोई भी कुछ नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक पेपर है, जिस पेपर को किसने इशू किया है, सरकार ने इशू किया है। अगर वो पेपर सरकार इशू करती है तो वो एक, समझ लो कि एक ऐसा होता है कि सिस्टम होता है कि सरकार की उस पेपर को कोई भी ले सकता है, वो बिल्कुल ऐसा है कि ना डूबने वाला है, बिल्कुल ऐसा, देश ही खत्म हो जाए तो बात हो रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर दिया तो वो बहुत वैल्यूएबल होती है, तो ये आरबीआई करती है। गिव्स मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइस टू द गवर्नमेंट, सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह देती है। ठीक है। तो ये सरकार के बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करती है, तो उसका काम ये सब होता है। मैनेज गवर्नमेंट्स अकाउंट एंड ट्रेजरीज, कीप डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, लैंड्स टू गवर्नमेंट को कर्ज वर्ज दे देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है और खरीदती है, और मॉनेटरी और फाइनेंशियल एडवाइस देती है सरकार को। ठीक है भाई, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ डालो आज ही, बंद जुबान खोल डालो, और नहीं तो ये रहेगा आपके पास वीडियो, आप इसे देख लेना, बार बार देखोगे चीजें समझ में आ जाएंगी, और फिर भी समझ में नहीं आई तो मेरे पास लेके आ जाना। नेक्स्ट, थर्ड, नेक्स्ट बैंकर्स बैंक, बैंकों के बैंक के रूप में काम करती है ना। अगर मान लो मुझे पैसा लेना होगा तो मैं किसके पास जाऊंगा, एसबीआई के पास जाऊंगा, लेकिन एसबीआई को पैसा लेना होगा तो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, तो बैंक के रूप में भी वो काम करती है। ठीक है। तो द आरबीआई इज द बैंकर्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, है ना। ये क्या होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे, बट जो आरबीआई के नियमों के अकॉर्डिंग जो कुछ बैंक काम करते हैं उसे हम शेड्यूल बैंक कहते हैं, कुछ नियम के अकॉर्डिंग कुछ नियम को फॉलो करते हैं। तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे कि कई तरह के बैंक होते हैं, इसे हम आगे पढ़ लेंगे। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए ये बैंकर के रूप में काम करते हैं। ठीक है। क्या क्या, कीप द रिजर्व्स ऑफ बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो विद इटसेल्फ, मैं तीनों बता देता हूं। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बैंक अगेंस्ट मॉर्टगेज सिक्योरिटीज, डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो सिंपल समझो इनको, इनके कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आगे धीरे धीरे आएंगे आपके पास, है ना। यहां पर मैं अगर इनको समझाऊंगा तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो आप ये समझ लो अभी कि अगर कोई कमर्शियल बैंक है, अब कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इसे मैं आगे, कोई भी बैंक है, जैसे आप सिंपल समझो कि भारत में कई तरह के बैंक काम करते हैं। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से आरबीआई के रूल को फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आरबीआई के सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो आरबीआई के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, और जो आरबीआई के सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, है ना। इसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी मैंने इसे आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। ठीक है। अब क्या है कि जो बैंक होते हैं वो अपना पैसा आरबीआई के पास रख सकते हैं, आरबीआई से कर्ज ले सकते हैं, और कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो आरबीआई कमर्शियल बैंक से करवाती है।
ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कमर्शियल बैंक, कमर्शियल, सबसे पहले कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? जो कमर्शियल वर्क करते हैं, जैसे ये सारे बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी वगैरह वगैरह, ये सारे जो बैंक हैं आपके आसपास, इन बैंक्स को हम कहते हैं कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। कमर्शियल मतलब क्या होता है? जो लेन देन का काम करता है ना, तो बैंक कहलाते हैं कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है, तो एक तरफ वो हमसे जुड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ वो आरबीआई से जुड़ा हुआ होता है। तो आरबीआई उसे नियंत्रित भी करती है और उसे जरूरत पर मदद भी करती है, तो इसलिए इसे कहा गया है बैंकर्स बैंक, वो बैंकों का बैंक होता है। ठीक है, ओके। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर, कई बार इस लाइन को बहुत डिस्कस किया जाता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अंतिम उपाय ऋणदाता। मान लो कि किसी बैंक के पास पैसे जरूरत है, उसे बिल्कुल खत्म हो गए, है ना, अचानक उसको जरूरत है किसी पैसे की, तो वो किससे कर्ज लेगा? वो लेंडर का कर्ज लेगा आरबीआई से, किसी और से नहीं ले सकता है। अपने पड़ोस में कोई बैंक है उससे भी मांग सकता है ना, उससे भी ले सकता है, लेकिन क्या कहा गया है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता। अल्टीमेटली वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा, इसीलिए इसे कहा गया है अंतिम उपाय ऋणदाता। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अभी मैंने आपको कहा था कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। आमतौर पर बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपस में उधार लेते हैं और देते हैं, लेकिन संकट के समय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आरबीआई से संपर्क करते हैं। ठीक है, आपस में ये एक दूसरे से ले सकते हैं, लेकिन जब बहुत जरूरत हो गई इनसे, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या करते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया इसे क्या? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता। ठीक है, नेक्स्ट, ज्यादा नहीं है, एक दो और है इसमें अभी। विदेशी मुद्रा भंडारक तथा संरक्षक एवं प्रबंधक, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक एवं प्रबंधक। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे भारत का एक, जैसे आप कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो भारत का फॉरेक्स रिजर्व, कि हर एक देश के पास एक मात्रा में विदेशी मुद्रा भी होती है, जरूरी होता है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि अगर आपको किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना है, भारत अमेरिका के बीच व्यापार होता है, और आपने वहां से कुछ सामान मंगाया, तो बदले में आप पैसे दोगे, तो पैसे कौन से दोगे? अपने नोट दोगे, वो अमेरिका लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ ही मुद्रा ऐसी है जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर सकती है, जैसे डॉलर है, जैसे और भी कुछ 4-5-6 देशों की मुद्रा है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में काम करता है, हमारा रुपया नहीं है उसमें। तो आप किसी से सामान मंगा रहे हो तो आप उसे रुपए दे दोगे, तो वो कहेगा भाग, रुपए नहीं लूंगा, क्या लूंगा? डॉलर लूंगा, क्या लूंगा? गोल्ड लूंगा। तो विदेशी जो व्यापार में हम जिन मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी। इसमें कुछ देशों की मुद्राएं होती है प्लस गोल्ड होता है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा? विदेशी मुद्रा भंडार। कभी भी आपसे पूछा जाता है विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, तो विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब होता है वैसी मुद्रा जिसे हम अंतरराष्ट्रीय लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डॉलर, जैसे पौंड, जैसे यूरो, ये कई सारी 5-6 करेंसी ऐसी है जिसे हम किसी देश से व्यापार करेंगे और हम बदले में उसे यूरो दे दें, तो वो कहेगा ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या चलता है? डॉलर चलता है। और किसी देश से आप व्यापार करो, उसको बदले में आप गोल्ड दे दो, वो कहेगा ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह के विदेशी एक्सेप्टेड करेंसी प्लस गोल्ड इज इक्वल टू विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स, इंग्लिश से कहते हैं फॉरेक्स। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार हर एक देश के पास होना चाहिए, नहीं तो वो कैसे व्यापार करेगा? नहीं कर सकता है। तो वो विदेशी मुद्रा भंडार हम कहां रखेंगे? तो वो हम रखते हैं आरबीआई के पास। तो इसलिए कहा गया है विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक और प्रबंधक, उसी के अंदर रखा जाता है। और भी कई सारे काम ये करता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। भारतीय मुद्रा के बाह्य मूल्य को स्थिर रखने के लिए आरबीआई विनिमय दरों को स्थिर रखने हेतु विदेशी मुद्रा भंडार रखता है। आरबीआई का यह कार्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी सहायक है। अब एक और चीज है यहाँ पर, भारतीय मुद्रा के बाह्य मूल्य को स्थिर रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको समझो। भारतीय मुद्रा के बाह्य मूल्य को स्थिर रखना, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं यहां पर? इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द इंडियन करेंसी। स्टेबलाइज द, दो चीजें होती है, स्टेबलाइज द इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी, आंतरिक मूल्य को स्थिर रखना, और मुद्रा के बाह्य मूल्य को स्थिर रखना। तो आंतरिक मूल्य को स्थिर रखने का मतलब क्या हो गया? देश के अंदर मुद्रा की वैल्यू ऐसे ऐसे ना हो। और बाह्य मूल्य को स्थिर रखने का मतलब क्या हो गया? इन कंटेक्स्ट टू
फॉरेन करेंसी। जैसे हम क्या कहते हैं, $1 इज इक्वल टू 90 रुपए हम कहते हैं। अब ऐसा अचानक हो कि $1 इज इक्वल टू हो जाए 95 रुपए, मतलब पहले 90 रुपए देकर आपको $1 मिलता था, अब आपको $1 खरीदने के लिए 95 रुपए देना पड़ेगा है ना। तो ये क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। इसको भी आरबीआई क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसको भी आरबीआई नियंत्रित करता है कि भाई ये ज्यादा ना हो। कभी आप न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ना, मैं सबको कह रहा हूं, आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, न्यूज़पेपर पढ़ो। जैसे कि क्या होता है कि अचानक मान लो कि ये कंडीशन क्रिएट हो गई, ऐसा होता नहीं है, अचानक 90 से बढ़ के मान लो 92 हो गया, तो यहां पर आरबीआई क्या करता है, ये तो बहुत दिक्कत हो गई भाई। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास जो फॉरेक्स होता है ना, देखो इसको थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, इस टर्म में समझो कि डॉलर और रुपए का क्या हिसाब किताब होता है, इसको समझो। तो उसे टमाटर से लगा दो। टमाटर अगर बाजार में ज्यादा है तो कीमत क्या होगा, बढ़ेगी या गिर जाएगी? क्यों गिर जाएगी टमाटर की कीमत? सिंपल है, कोई भी चीज अगर बाजार में ज्यादा होती है उसकी कीमत गिर जाती है। यही चीज डॉलर पे अप्लाई करेंगे। अगर डॉलर बहुत ज्यादा है तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डॉलर का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कि आप ऐसे समझो कि $1 इज इक्वल टू 90 रुपए है, अब बहुत ज्यादा डॉलर आ गया मार्केट में। समझो, इसे बहुत इंपोर्टेंट टर्म में समझा रहा हूं आपको। तो जब बहुत ज्यादा आ गया मार्केट में डॉलर, तो क्या होगा, $1 की कीमत कितनी हो जाएगी, 89 होगी या 91 होगी? 89 हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से समझो। जहां हम पहले 90 रुपए देकर $1 खरीदते थे, अब हम 89 रुपए में ही $1 खरीद लेंगे। मतलब क्या हुआ कि डॉलर की वैल्यू गिर गई। इसको समझो, ये उल्टा टर्म है, बिल्कुल उल्टा है। यहां पर वैल्यू गिर रही है, कम हो रहा है, हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं। टमाटर खरीदने के लिए अगर हमें कम पैसे देने पड़े तो मतलब क्या है, टमाटर का मूल्य गिर गया है ना। तो क्या हो रहा है, टमाटर का मूल्य कैसे गिरेगा, जब बहुत ज्यादा टमाटर आ गया मार्केट में। तो अगर मूल्य गिर रहा है तो इसका मतलब है बाजार में डॉलर ज्यादा है, ठीक है। और अचानक क्या हुआ, $1 के लिए आपको 91 रुपए देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वही टमाटर खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, टमाटर का मूल्य बढ़ गया, डॉलर का मूल्य बढ़ गया। तो डॉलर का मूल्य बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, डॉलर कम हो गया मार्केट में। तो ठीक टमाटर वाला अप्लाई कर दो डॉलर के ऊपर में। जब डॉलर कम होगा भारतीय बाजार में जब डॉलर कम होगा तो डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा। डॉलर जब कम होगा तो डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा, टमाटर जब कम होगा तो टमाटर का मूल्य बढ़ जाएगा, और जब डॉलर ज्यादा होगा तो डॉलर का मूल्य गिर जाएगा। टमाटर जब ज्यादा होगा तो टमाटर का मूल्य गिर जाएगा, ठीक है। अब देखो, भारतीय बाजार में डॉलर ज्यादा होना या कम होना कैसे होगा, कैसे हम कहेंगे कि भारतीय बाजार में डॉलर कम हो गया या ज्यादा हो गया? अगर बाहर से डॉलर ज्यादा आ रहा है, जो कई तरीकों से आ सकता है, हम एक दिन और पहले भी मैंने डिस्कस किया था, हम कभी और डिस्कस कर लेंगे, इसे बीओपी में डिस्कस करेंगे। टमाटर बाजार में ज्यादा है, इसका मतलब है टमाटर मार्केट खेतों से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो डॉलर बाजार में ज्यादा है, इसका मतलब है बाहर के देशों से डॉलर ज्यादा आ रहा है। और अगर डॉलर कम है तो मतलब बाहर के देशों से डॉलर कम आ रहा है, जो कई तरीकों से आता है, जो हम आगे जाकर आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। अब इतना ही समझ लो कि डॉलर अगर बाहर से ज्यादा आ रहा है भारत देश के अंदर तो डॉलर ज्यादा हुआ। जब डॉलर ज्यादा हुआ तो रुपए के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉलर का मूल्य गिर जाएगा, ठीक टमाटर की तरह। अगर डॉलर कम आएगा तो डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा। अब मान लो कि ऐसी कंडीशन जनरेट हो रही है यहां पर कि $1 देने के लिए हमें 90 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है। अब $1 देने के लिए हमें 91 देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डॉलर का मूल्य बढ़ गया। क्लियर है या छोड़ दूं, अगले दिन बताऊंगा। इसे पूरा कर देता हूं, अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं अगले दिन फिर भी डिस्कस कर लूंगा इसे, है ना। वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। $1 देने के लिए हमें 91 रुपए देना पड़ रहा है, तो मतलब समझ लो कि यहां पर डॉलर का मूल्य बढ़ गया है, ठीक है। डॉलर का मूल्य बढ़ गया। इसे वो बनाता हूं, छोड़ देता हूं आज इसे, है ना। मैं इसको लास्ट करके छोड़ देता हूं, इसे मैं अगले दिन बता दूंगा आपको ये क्या है, और टाइम ज्यादा लग जाएगा, दूसरे सर भी आ जाएंगे। पहले इसके काम को देख लेते हैं। मैं ये डॉलर और रुपीज वाला जो रिलेशनशिप है वो अगले दिन बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि इसका काम क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण और प्रबंधन करना। मैं इस वैल्यू को आपको बता रहा था कि ये वैल्यू कैसे होती है, इसे मैं नेक्स्ट डे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो एक काम इसका ये हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट काम है वो है ऋण या मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कितनी होगी या बाजार में कितना ऋण देना है हमें, ये नियंत्रण करने का काम आरबीआई का होता है। बाजार में कितना पैसा होना चाहिए, कितना ऋण देना है हमें ग्राहक को, ये सारा काम आरबीआई देखती है, ठीक है। तो ये आरबीआई के कुछ इंपोर्टेंट वर्क होते हैं जो कुछ
ठीक है, लेकिन इस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ टर्म इससे भी खतरनाक आने वाले हैं जो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बाघ और पाम ट्री। ओके, चलो ऐस करो।